सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय के पश्चात आज आप सभी के समक्ष एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। समास आपको आपकी स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा ना। तो हम आज से पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, समास सबसे पहले किसे कहते हैं, क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखिए, समासः जो मूल, जो प्रॉपर, जो हमारा जो शब्द है वो कैसे कैसे बना है, तो ये हम इसमें जानेंगे आज। देखिए, सम क्या है? सम हमारा उपसर्ग है, अस धातु है और ज्ञ प्रत्यय है। ठीक है, ज्ञ प्रत्यय है। और तो इन सब से मिलकर के क्या बना? समासः। अब बहुत आसान होता है, बहुत सहज रूप से हम बोल लेते हैं कि समास। लेकिन जब व्याकरण दृष्टि से देखा जाए और समास जो मूलतः संस्कृत व्याकरण की जो दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? देखिए, कितने पद मिल गए? 1, 2 और ये 3। सम उपसर्ग है, अस धातु है और ज्ञ प्रत्यय है। मतलब इन तीनों चीज़ों से ही मिलकर के जो भी कोई कॉमन हमारा जो शब्द होता है, सामान्यतः जो भी शब्द होते हैं वो हमारा इन तीनों से ही मिलकर बना करते हैं। तो ये देखिए, अब कोई पूछ ले कि भाई समास किन किन शब्दों कैसे कैसे मिलकर के बना है, या समास में कौन सा प्रत्यय लगा है या कौन सा उपसर्ग लगा। उपसर्ग तो थोड़ा बताना आसान होता है, क्योंकि वो सब जानते ही हैं ज़्यादातर कि भाई उपसर्ग जो होगा वो शब्द के पहले लगता है। पर प्रत्यय बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय में जैसा दिखता है एक्चुअल वैसा होता नहीं है किसी किसी प्रत्यय में ना। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या है? ज्ञ प्रत्यय है। फिर इसके बाद में भी आगे की लंबी थोड़ी सी प्रक्रिया थी, तो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट ही करके लिख दिया है, जिससे आपको आसानी से सहज आ जाए। बस आप इतना जाने रहिए कि यहाँ पर समास में अगर कोई प्रत्यय लगेगा तो वो सिर्फ ज्ञ प्रत्यय लगेगा। क्या, कौन सा प्रत्यय लगेगा? ज्ञ प्रत्यय। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके बाद में इसकी जो परिभाषा है वो एक लाइन में क्या लिखी है? अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। जैसे कि एक छोटी सी, देखिए, छोटी सी परिभाषा है, समसनम समासः। अर्थात समास का अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप करना, यानी छोटा करना। संक्षेप क्या होता है? संक्षेप का अर्थ होता है छोटा सा कर देना, छोटू सा बना देना किसी भी एक पद को। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे अनेक पदों का एक पद हो जाना, यहाँ पर लिखा हुआ ना अनेक, ये देखिए, ये अनेक पदों का, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अर्थात अनेक पदों का, यानी बहुत सारे पद थे, उनको हमने छोटा छोटा करके हमने उसका मात्र एक पद बना दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं समास। क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं समास। जैसे कि ये देखिए, उदाहरण देखिए, राज्ञः पुरुषः, अर्थात राज्ञ पुरुषः। अब चूंकि दो पद थे, अलग अलग थे, तो इनमें से क्या किया हमने? इनमें से हमने इनको, जो अनेक पद थे उनको एक पद में हमने बदल दिया। तो यहाँ से क्या हो गया? देखिए, ये राज्ञः, तो यहाँ से हमारी विभक्ति हट गई और ये हमारा एक पद में बन करके आ गया। तो जब एक पद में बन के कोई भी पद आएगा तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, दशरथस्य पुत्रः, तो ये क्या है? दशरथ का पुत्र। अर्थ दोनों का सेम है, इसका भी वही अर्थ निकलेगा और इसका भी हिंदी में वही अर्थ आएगा। लेकिन बात मूलतः पदों की चल रही है ना। बात किसकी चल रही है? पदों की। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? दशरथस्य पुत्रः। यहाँ पर दो पद हो गए, एक हो गया दशरथस्य, दूसरा हो गया पुत्रः। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, ये हो गया दशरथ पुत्रः। क्या हो गया? दशरथ पुत्रः। अर्थात ये हमारा एक पद हो गया। ठीक है, अब इसके आगे वाली हम स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत, मैंने इसको एकदम ऐसा बनाया है कि आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत कठिन जहाँ तक समझती हूँ नहीं लगेगा। और फिर भी यदि कुछ भी डाउट रह जाता है तो वीडियो को कम से कम 2 बार तो 3 बार ज़रूर सुनेगा। और फिर भी अगर रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो जिससे मैं आपका जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं हम। देखिए, समास विग्रह। विग्रह कितने प्रकार का होता है? हमारा विग्रह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है हमारा अलौकिक विग्रह। ठीक है, अब लौकिक विग्रह कौन सा होता है ये भी जान लेते हैं। लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। लोक के समझने लायक, अर्थात जिस लोक में, जिस संसार में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उनके समझने लायक जो हम विग्रह करेंगे, यानी जब हम पदों का विभाजन करेंगे, पदों को तोड़ेंगे, तो उनको, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको क्या कहते हैं? लौकिक विग्रह कहते हैं। लौकिक विग्रह यानी लोक में समझने लायक विग्रह को हम लौकिक विग्रह कहते हैं। ठीक है,
लोक से सामान्यतः इसका ये अर्थ निकालिए कि जब हम अपने किसी फ्रेंड को, अड़ोस पड़ोस में हम किसी को कोई बात बताएं, यदि समाज को लेकर के, तो उसको वो बात समझ में आ जाए, और समझ में आ गई अर्थात वह लौकिक विग्रह कहलाएगा। बस इतना जाने रहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। दशरथ पुत्रः, इसका लौकिक विग्रह होगा। तो इसका देखिए लौकिक विग्रह क्या हो गया, दशरथस्य पुत्रः। इससे पहले की जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा था दशरथस्य पुत्रः, तो दशरथ बराबर दशरथ पुत्रः, अर्थात दोनों का अर्थ देखिए हिंदी में वही है कि दशरथ का पुत्र। ठीक है, तो ये देखिए इसका यहाँ पर दो पद थे चूंकि, तो क्योंकि हमें विग्रह करना था। अब ये जो दशरथ जो पुत्र लिखा ये तो एक ही पद है ना, अब इस एक पद का हमें विग्रह करना था, यानी हमें उसको अलग अलग करना, अलग अलग पद दिखाने हैं उसके। तो अलग अलग पद दिखाएंगे, तो हमने उसके अलग अलग, इसके यहाँ पर अलग अलग पद दिखा दिए। कैसे, दशरथस्य, और दूसरा हो गया पुत्रः। तो ये हमारा किसी भी हम व्यक्ति को समाज में अपने समझाएंगे या बताएंगे, जो भी हमारा मित्र होगा, तो वो क्या है, उसको आसानी से, सहजता से उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हमारा अलौकिक विग्रह होता है वो वाकई में अलौकिक होता है। अब देखते हैं कि कैसे। देखिए, जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। कैसे, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए, अर्थात जब ये अलौकिक विग्रह जो होता है सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने संस्कृत व्याकरण पढ़ा होगा, और ऐसा वैसा नहीं पढ़ा होगा। जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी से पढ़ा होगा वही समझ सकता है कि अलौकिक विग्रह की जो भाषा है वह कैसी है, वह सही है या नहीं। ठीक है, अगर हम लौकिक विग्रह को देखें तो लौकिक विग्रह तो देखिए अलौकिक विग्रह वाला समझ लेगा, लेकिन अलौकिक विग्रह यदि हम अपने मित्र को बताने लग जाएं जो कि व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़ा, संस्कृत व्याकरण, तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा भाई भाई रहने दे, बस अब तो बहुत हो गया, बस अब छोड़ देते हैं, अब नहीं पढ़ेंगे ना। वैसे ही संस्कृत को लेकर के वैसे ही लोगों ने धारणा बना रखी है कि भाई संस्कृत तो बहुत कठिन होता है, बहुत टफ होता है, पर ऐसा नहीं है। हम सिर्फ मान लेते हैं बस इसलिए कठिन है। बाकी बहुत ही सरल और सहज विषय आप सभी के समक्ष लेकर के प्रस्तुत करती हूँ मैं। और फिर भी यदि कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी रह रहा है या छूट रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए। ठीक है, तो चलिए वापस देखते हैं हम इसको, अपने उदाहरण पर आ जाते हैं अलौकिक विग्रह में। ठीक है, तो अलौकिक विग्रह में ये देखिए दशरथ, इसको पढ़ते हैं ज्ञस, पुत्र सु। अब ये क्या है, ये हमारी व्याकरण की दृष्टि से है। तो यहाँ पर क्या है, ये सुप्रत्यय लगा है, ये हमारा गैस लगा है। तो यहाँ पर इसके बाद में भी आगे की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को, जब व्याकरण शास्त्र की जो प्रक्रिया को दर्शाया जाता है उसको हम कहते हैं अलौकिक विग्रह। आप सिर्फ इतना इतना समझे रहिए कि जब व्याकरण शास्त्र की जो पद्धति होती है उसको जब दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अलौकिक विग्रह। बस इतना सा केवल जाने रहिए बस। और लौकिक विग्रह क्या होता है, लौकिक विग्रह जो लोक के समझने लायक हो, यानी जो लोक में समझाया जा सके, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लौकिक विग्रह कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे का हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए समास के हमारे जो हैं वह भेद कितने होते हैं। ठीक है, चलिए बस जहाँ तक समझती हूँ अब इतना बहुत है, और इसके आगे की जो स्लाइड है वो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे। और इसका, हाँ ये देखिए, इसका हम एक मिनट, इसका पीछे वाली स्लाइड आ नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे वाली जो स्लाइड है और इसके आगे वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। जो भी संस्कृत पढ़ना या सीखना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। इस वसुधैव कुटुंबकम का चैनल का लिंक ज़रूर पहुंचाइए, जिससे आसानी से लोग पढ़ सकें, समझ सकें और सीख सकें। और संस्कृत भाषा जो है वह बहुत अधिक भाषाओं की जननी भाषा भी है, तो क्यों ना हम अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाएं। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।